नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के पहले मिशन प्रारंभ की। बताएंगे जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वैक्सीन इंजेक्टिंग होप नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय चल प्रदर्शनी के बारे में। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में नए युग का प्रारंभ। पहला निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च। इसरो के श्रीहरिकोटा केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस का रॉकेट पेलोड के साथ हुआ रवाना। जनजातीय समुदाय का विज्ञान और प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण सम्मेलन संपन्न। डीएसटी द्वारा आदिवासी समुदायों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर किया गया विचार विमर्श। और 15 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय चल प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप का हुआ शुभारंभ। सितंबर 2025 तक देश के विभिन्न शहरों में चलेगा वैक्सीन निर्माण और महत्व को लेकर जागरूकता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार 18 नवंबर को इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल लॉन्च किया गया। मशहूर भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर तैयार किया गया विक्रम एस हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस का पहला मिशन है, जिसे प्रारंभ नाम दिया गया है। यह लॉन्च एक सब ऑर्बिटल मिशन है, जिसमें विक्रम एस रॉकेट द्वारा 2 भारतीय और 1 विदेशी पेलोड भेजे गए हैं। प्रारंभ मिशन को अंतरिक्ष प्रक्षेपण में नए युग का प्रारंभ कहा जा सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff of Vikram S rocket. भारत के पहले निजी अंतरिक्ष मिशन के तहत विक्रम एस रॉकेट के लॉन्च के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और इतिहास रच दिया। इस लॉन्च के सफल होते ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के द्वारा इसरो और इन स्पेस को बधाई दी। शुक्रवार सुबह से ही इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड पर गतिविधियां शुरू हो गईं। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए इसरो और इन स्पेस के पदाधिकारियों सहित केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। काउंटडाउन शुरू होते ही पूरी दुनिया की नजरें इस क्षण पर लगी हुई थीं और सुबह 11:30 पर विक्रम एस ने अपनी उड़ान भरी। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नए युग का प्रारंभ है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में निजी क्षेत्र के साथ नए अवसरों का सृजन करने वाला है। It's also a major step forward to India developing its own space ecosystem and emerging as a frontline nation in the community of world nations. And of course, a turning point in India's startup movement. Well done, Team Skyroot. And of course, kudos, ISRO. You have this day, on the 18th of November 2022, added yet one more feather into your much decorated hat. And thanks ISRO for putting India as a frontline nation in the years to come, and a nation to which others would look forward to, vital cues in the journey of space sector. हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड वो पहला स्टार्टअप है जिसने इन स्पेस के गठन के बाद इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
कंपनी ने अपने पहले मिशन प्रारंभ में भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए रॉकेट को विक्रम नाम दिया। यह एक सब ऑर्बिटल मिशन था जिसमें 545 किलोग्राम वजनी रॉकेट लगभग 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और लगभग 300 सेकंड की इस यात्रा के बाद पेलोड स्थापित कर समुद्र में गिर गया। विक्रम एस रॉकेट सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जिसने धरती की उपकक्षा में 3 पेलोड्स को स्थापित किया, जिनमें एक पेलोड विदेशी ग्राहक का भी था। इस लॉन्च के बाद इसरो ने कहा कि मिशन प्रारंभ सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। We are very excited. हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने आज भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। यह रॉकेट अंतरिक्ष में 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा है और इसने आवश्यक मिशन उद्देश्यों को पूरा किया है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा तैयार विक्रम एस ने आकाश को सुशोभित करने वाले भारत के पहले निजी रॉकेट के रूप में इतिहास रच दिया। इस प्रक्षेपण ने भारत को दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल कर दिया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साख रखने वाले भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अन्य देशों का रुझान और ज्यादा बढ़ जाएगा। 2020 में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के पीछे भारत सरकार का भी यही उद्देश्य था, जो सफलता का पहला चरण पार कर चुका है। इस पहल के बाद से भारत में तेजी से अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ाएंगे। जनजातीय गौरव दिवस की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बीते 11 और 12 नवंबर को जनजातीय समुदाय का विज्ञान और प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से यह सम्मेलन IIT गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण को लेकर चल रही DST की योजनाओं पर विचार विमर्श और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करना था। इस सम्मेलन को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास जब तक संभव नहीं है, जब तक देश का हर तबका मजबूत और खुशहाल न हो। और इस राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका रहती है। इसी जरूरत के अनुरूप देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के द्वारा विभिन्न सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने की योजनाएं चलाईं, जिनमें जनजातीय समुदायों के उत्थान के प्रयास भी शामिल हैं। 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में जनजातीय समुदाय का विज्ञान और प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण विषय के तहत 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। 11 और 12 नवंबर को आयोजित किए गए इस सम्मेलन में इस पर पुनर्विचार किया गया कि जनजातियों के जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे बदलाव ला सकते हैं। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के त्वरित विकास के लिए DST द्वारा एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में 10 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और अगले 1 साल में ऐसे और 15 केंद्र स्थापित करने की योजना है। भले ही जनजाति समाज की चिंता करना, उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक और उनके शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने की जिम्मेवारी सारी की सारी सरकार की रहती है, परंतु हमारे स्तर पर भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीकरण विभाग के स्तर पर भी इस प्रकार का विचार आया कि जहाँ तक हो सके
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से जिस प्रकार से भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और जनजातियों के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं या नई योजनाएं प्रारंभ की जा सकती हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, फॉर विच द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल। जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए डीएसटी द्वारा शुरू किए गए 10 में से 4 एसटीआई केंद्र उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा में स्थापित किए गए हैं, ताकि इन राज्यों की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए स्थायी आजीविका का सृजन किया जा सके। विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पिछले 3 वर्षों के दौरान लगभग 100 नई परियोजनाओं की सहायता की गई और इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न क्षेत्रों में 50,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। वहीं अनुसूचित जनजाति के 12,500 स्कूली बच्चों को इंस्पायर मानक पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया है। 200 से अधिक अनुसूचित जनजाति समुदाय के वैज्ञानिकों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। पिछले 3 वर्षों में डीएसटी ने इंस्पायर फेलोशिप के माध्यम से एसटी छात्रों को 700 फेलोशिप प्रदान की हैं। ये समारोह ट्राइब्स के साथ जुड़ा है और विज्ञान के साथ जुड़ा है, तो क्यों ना हम इसे गुवाहाटी में आयोजित करें, जहां ट्राइबल पॉपुलेशन की भी बहुत भारी संख्या है और टेक्नोलॉजी की दृष्टि में भी वो भारत के कुछ एक अन्य संस्थानों से काफ़ी अग्रसर हैं। तो इस प्रकार 4 out of 10 scheduled tribe innovation hubs have been set up already in Northeast, and in addition at Guwahati we have the Heritage Food and Beverage Research Center for research on ethnic foods of tribals of Northeast, and Scheduled Caste, Scheduled Tribe Community Center of Bioresources for Innovation, Technology and Entrepreneurship, which has already been established in the Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, at a cost of rupees 12 crore. डीएसटी द्वारा आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य के लिए सिकल सेल रोग का स्थायी उपचार विकसित करने और जंगलों और प्रकृति में निवास करने वाले इस समाज के लिए जैव संसाधनों पर आधारित उद्यमिता और रोजगार विकसित करने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए कई तरह की अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता दी जा रही है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विज्ञान संचारक, वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शिक्षाविद, ब्यूरोक्रेट्स और आदिवासी समुदाय सहित बड़ी संख्या में युवा छात्रों ने हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए। आदिवासी समाज को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए ये अपनी तरह की सबसे बड़ी पहल कही जा सकती है। कोरोना महामारी ने वैक्सीन की भूमिका को एक बार फिर उजागर कर दिया। वैक्सीन के इसी महत्व के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 15 नवंबर को नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्टिंग होप नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय चल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और लंदन के विज्ञान संग्रहालय समूह के संयुक्त प्रयास से सितंबर 2025 तक चलने वाली इस प्रदर्शनी के द्वारा वैक्सीन विकसित करने के वैश्विक प्रयास की कहानी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रही है ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। कोविड-19 को अगर इस सदी की सबसे खतरनाक महामारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस महामारी ने पूरे विश्व को एक साथ प्रभावित किया और भारी जनहानि का कारण बनी। लेकिन इसके प्रकोप के बावजूद पूरे विश्व में बहुत तेजी से बचाव कार्य भी किए गए, जिनका एक उदाहरण वैक्सीन का विकास है। भारत भी उन चुनिंदा राष्ट्रों में से एक है जिसने साल भर के अंदर ही वैक्सीन विकसित कर ली और दूसरे देशों की मदद करने के साथ भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया।
वैक्सीन के विकास की ये कहानी काफी रोमांचक और जिज्ञासापूर्ण है, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय चल प्रदर्शनी वैक्सीन इंजेक्टिंग होप के द्वारा समझा जा सकता है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और लंदन के विज्ञान संग्रहालय समूह द्वारा आयोजित की गई यह प्रदर्शनी हमें आधुनिक वैक्सीन के निर्माण की कहानी के साथ इसके मानवीय पक्ष सहित कई पहलुओं के बारे में बताती है। 15 नवंबर को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली से हुई ये शुरुआत सितंबर 2025 तक देश के विभिन्न शहरों की यात्रा करेगी। ये एग्जीबिशन हमने साइंस म्यूजियम ग्रुप जो यूके का है, एक लीडिंग ग्रुप, उनके साथ कोलैबोरेशन में किया है और साथ में बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं, लगभग 20 से 25 से ऊपर संस्थाएं हैं, खास करके विशेषकर ICMR, NIV पुणे और वेलकम ट्रस्ट और CSIR लैब, उनके साथ मिलकर हमने ये कोलैबोरेशन किया है। और ये एग्जीबिशन पूरी वैक्सीन की जो गाथा है, वैक्सीन की स्टोरी है और कैसे वैक्सीन का निर्माण होता है, कैसे हम उसका खोज करते हैं, किस तरह के वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं, वैक्सीन कहाँ लिया जाता है, वैक्सीन को मार्केट में लाने के पहले कितने ट्रायल्स होते हैं, कैसे वॉलंटियर्स आते हैं, उन सब की गाथा इस पूरी एग्जीबिशन में दी गई है। साथ में हमने जो इस कोविड की जो पेंडेमिक थी उसमें हम लोगों ने बहुत लोगों ने अपने पर्सनल फीलिंग उसके बहुत थे उनके पास में, तो उनको हमने बताया कि नहीं, वैक्सीन एक हमारा बहुत ही अच्छा साधन है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम किस तरह से वैक्सीन की जो मिथ्स हैं उसके बारे में हम जानें, उसके जो फैक्ट्स उसके समझें, ताकि वैक्सीन का अच्छा से उपयोग हो सके, लोग वैक्सीन के बारे में लोग समझ सकें। और साथ में इंडिया की जो स्टोरी है, इंडिया की स्टोरी जो ग्रोथ स्टोरी है, कैसे इंडिया ने इनोवेट किया इस पूरे दौरान में और अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई है, ताकि आने वाले समय में हम किसी भी बीमारी को, किसी भी भयानक बीमारी को हम तुरंत कैप्चर कर सकें, तुरंत हम काम कर सकें और इंडिया में ही हम अपना वैक्सीन डेवलपमेंट कर सकें। कोरोना महामारी के दौरान आधुनिक टीकों को विकसित करने के लिए वैश्विक प्रयासों को उजागर करने वाली इस प्रदर्शनी में द अराइवल ऑफ न्यू वायरस, डिजाइनिंग ए न्यू वैक्सीन, ट्रायल रिजल्ट्स एंड अप्रूवल्स, स्केलिंग अप एंड मास प्रोडक्शन, वैक्सीन रोल आउट, लिविंग विद कोविड जैसे विषयों के तहत कोविड वैक्सीन विकास की कहानी बताई गई है। इसके अलावा प्रदर्शनी थ्रू द लेंस को प्रदर्शित करती है, जो ब्रिटिश काउंसिल द्वारा तैयार की गई एक कलाकृति है और दिल्ली में स्थित भारतीय मूर्तिकार सुशांक कुमार और लंदन के एक नाटककार निगेल टाउनसेंड के सहयोग से बनाई गई है। यह प्रदर्शनी विज्ञान और कला का एक खूबसूरत मिश्रण है, जिसके द्वारा लोगों तक विज्ञान को पहुंचाया जा रहा है। Developing this project during the pandemic was a truly remarkable achievement. महामारी पर इस परियोजना को विकसित करना वास्तव में उल्लेखनीय उपलब्धि है। कुछ साल बहुत कठिन रहे हैं और इसीलिए आपस में मिलकर रहना सामान्य से अधिक खुशी की बात है। हम सभी को अच्छी खबर चाहिए और कोविड के भयानक कहर के बीच अच्छी खबरें हैं कि अभूतपूर्व गति और पैमाने पर नए टीकों की पहचान, निर्माण, विकास और वितरण के अविश्वसनीय प्रयासों की कहानियां प्रशंसनीय हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यक्तिगत साहस की कहानियां हमें उम्मीद देती हैं। Collaboration and individual courage do give us all hope. अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ साथ इस प्रदर्शनी को तैयार करने में वेलकम यूके, ICMR, NIV पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, CSIR, एम्स, NIBMG कल्याणी जैसे विभिन्न अनुसंधान और वैज्ञानिक संगठनों ने सहयोग किया है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के बाद 5 अगस्त 2023 से यह प्रदर्शनी रामन विज्ञान केंद्र और तारामंडल नागपुर, 10 फरवरी 2024 से नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई, 7 सितंबर 2024 से विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी संग्रहालय बेंगलुरु, 12 अप्रैल 2025 से साइंस सिटी कोलकाता में प्रदर्शित की जाएगी। इस दौरान इसके 20 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। प्रदर्शनी के साथ ही मोबाइल प्रदर्शनी वाहन भी तैयार किए गए हैं, जिनके द्वारा प्रदर्शनी स्थल के आसपास के क्षेत्रों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रदर्शनी को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
यह प्रदर्शनी न सिर्फ लोगों को आधुनिक विज्ञान के अथक प्रयासों से अवगत कराएगी, बल्कि लोगों को महामारियों के प्रति जागरूक कर उनकी तथ्यात्मक सोच को बढ़ावा देगी। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र के सहयोग से क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन एक्सेलरेशन एंड चैलेंजेस इन इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। 14 से 15 नवंबर तक CSIR मानव संसाधन विकास केंद्र नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में आयोजित इस कार्यशाला में बांग्लादेश, कंबोडिया, ईरान, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेबनान, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा उज्बेकिस्तान जैसे 17 देशों से आए प्रतिभागियों सहित तमाम भागीदार देशों के प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में हिस्सा लिया और विभिन्न चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सीमा पार नवाचार और प्रौद्योगिकियों के विकास और उन्हें उद्योग में स्थानांतरित करने के ठोस प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। 14 नवंबर को देश भर के अटल टिंकरिंग लैब स्कूलों ने अनूठे टिंकरिंग कार्य के साथ बाल दिवस मनाया। देश के 5000 से ज्यादा स्कूलों के लगभग 1.5 लाख छात्रों सहित ATL प्रभारी, प्राचार्यों, सलाहकारों, AIM टीम और भागीदारों ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया। छात्रों ने एक ही दिन में सामूहिक रूप से किए गए अब तक के सबसे बड़े वैश्विक टिंकरिंग कार्यक्रम में एक नवाचार परियोजना तैयार की। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में छात्रों को इस कार्य के पीछे वैज्ञानिक अवधारणा समझाई गई और ATL के उपकरण का उपयोग करके हाथ से चलने वाला पंखा बनाने संबंधी कार्यों की जानकारी दी गई। इस कार्य का उद्देश्य युवा छात्रों के बीच प्रयोग और मरम्मत के लिए दृष्टिकोण और योग्यता विकसित करना था। भारत में 1 मिलियन बच्चों को नियोटेरिक इनोवेटर्स के रूप में तैयार करने की परिकल्पना के साथ अटल इनोवेशन मिशन भारत भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रहा है। हाल ही में AIM ने भारत भर के स्कूलों में 10,000 से अधिक ATL स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया है, जिसका उद्देश्य युवा दिमाग में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक पूर्वानुमान मॉडल पर आधारित अध्ययन के अनुसार भारत के पूर्वी तट, चिलिका और सुंदरबन के साथ ही भारत के पश्चिमी तट पर द्वारका तथा पोरबंदर में वर्षा की मात्रा एवं समुद्र के स्तर में बदलाव होने के कारण कुछ मैंग्रोव प्रजातियों में वर्ष 2070 तक उपयुक्त प्राकृतिक समुद्री क्षेत्र से घटने और भूमि की ओर स्थानांतरित होने की आशंका है। मैंग्रोव इकोसिस्टम से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं और वे तटीय इकोसिस्टम से जुड़े खतरों को कम करने में भी मदद करते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन, समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव और मानवीय गतिविधियों के कारण मैंग्रोव तेजी से घट रहे हैं। मैंग्रोव स्थानिक वितरण और प्रजातियों के प्राकृतिक हैबिटेट की आवश्यकता के बारे में सीमित जानकारी एवं समझ ने भारतीय समुद्र तट के कई हिस्सों में संरक्षण पहल की सफलता को भी कम कर दिया है। ऐसे में ये ताज़ा अध्ययन मैंग्रोव संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए अत्यधिक उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने तथा भविष्य के लिए संरक्षण रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है।
आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।